कार्बनिक अणु अथवा कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु अथवा कार्बन के साथ अन्य परमाणु आपस में जुड़कर रिंग अथवा वलय का निर्माण करते हों, उसे बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं। तो ये आपका डिफिनीशन हो गया बंद श्रृंखला यौगिक या साइक्लिक कंपाउंड के लिए। अब यदि हम लोग बात करते हैं, जैसा कि आपने डिफिनीशन में लिखा कि रिंग निर्माण में सिर्फ कार्बन परमाणु भी हो सकते हैं और कार्बन के अलावे अन्य भी हो सकते हैं। तो यदि हम इस आधार पर सोचते हैं तो बंद श्रृंखला के यौगिकों के लिए दो प्रकार हैं। तो इसके अगले पॉइंट में हम लोग लिखें, इन यौगिकों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अब ये जो दो प्रकार हैं ये कौन कौन से हैं? तो इनको आप पिछले दिनों होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के रूप में लिखे थे। तो हमारा पहला पॉइंट होगा होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड सेकेंड पॉइंट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इनके लिए अगर हम लोग हिंदी नाम की बात करें तो होमो के लिए अगर हम लोग मीनिंग देखते हैं तो ग्रीक वर्ड है, ये सेम है, इसको हम आगे भी देख रहे हैं। तो होमोसाइक्लिक को आप हिंदी में समचक्रीय यौगिक और हेट्रोसाइक्लिक को आप विषम चक्रीय यौगिक के नाम से जानते हैं। तो ये दो प्रकार हो जाएंगे, समचक्रीय और विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय, तो उसके लिए हम लोग हेडिंग लिखते हैं होमो साइक्लिक कंपाउंड, या इन्हें आप कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने हिंदी नाम लिखा समचक्रीय यौगिक। अब सबसे पहले आप इस हेडिंग के नेम को समझिए, उसके बाद हम लोग इसके डेफिनेशन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें दो वर्ड है होमो एंड साइक्लिक। तो साइक्लिक का अर्थ तो आप समझ ही रहे हैं कि बंद श्रृंखला होगा। ये जो होमो वर्ड है आपका, ये होमो वर्ड एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है सेम, जिसके लिए हिंदी में आप समान परमाणु भी समझ सकते हैं। यहाँ जो दूसरा वर्ड है कार्बोसाइक्लिक, तो फिर से साइक्लिक मतलब बंद श्रृंखला हो गया। और ये जो कार्बो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका कि मतलब होता है कार्बन। अर्थात यहाँ से हम लोग समझें तो इसके डिफिनीशन में आप ऐसा लिख सकते हैं कि वैसे बंद श्रृंखला के यौगिक जिनमें रिंग अथवा वलय का निर्माण केवल कार्बन द्वारा हो। तो लिखिए, वैसे बंद श्रृंखला के यौगिक जिनमें रिंग अथवा वलय निर्माण में केवल कार्बन परमाणु मौजूद हो, उसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, या समचक्रीय यौगिक भी आप लिख सकते थे यहाँ पर। अब उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग देखें तो मैं न्यूनतम 3 कार्बन से स्टार्ट कर सकता था। यहाँ पर बंद श्रृंखला निर्माण के लिए न्यूनतम 3 परमाणु आवश्यक थे।
तो ये बॉन्ड लाइन हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन के लिए। अब इसके बाद यदि मैं 4 कार्बन का क्लोज रिंग लिखता हूँ तो ये साइक्लोब्यूटेन होगा। फिर इसी प्रकार मैं साइक्लोहेक्सेन को रख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ साइक्लोहेक्सेन के लिए भी केवल कार्बन परमाणु रिंग या बल्ले बना रहा है। यदि हम चौथे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो बेंजीन को आप लिखिए, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड है। अब यदि मैं इसी में बेंजीन रिंग पहले बनाता हूँ और फिर इसके साथ मैंने एक मूलक के रूप में क्लोरीन जोड़ दिया, तो अब इस यौगिक का नाम होगा क्लोरोबेंजीन। अब इस अणु में देखिए अन्य तत्व उपस्थित है और जो कि क्या है, क्लोरीन है, लेकिन रिंग या बलय निर्माण में केवल कार्बन भाग ले रहा है। तो इसलिए ये रिंग या बलय के निर्माण में जब कार्बन भाग ले रहा है तो ये केस हो गया होमोसाइक्लिक अर्थात समचक्रीय यौगिकों का। तो आप इसे नोट कर लें। को होमोसाइक्लिक कंपाउंड यदि दिया जाए तो इसको फिर फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड सेकेंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब यहाँ से अगर हम लोगों का अगला पॉइंट है एलिसाइक्लिक यौगिक, तो इसके लिए मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे आप हिंदी में एलिसाइक्लिक यौगिक के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले अगर आपको पीछे का पॉइंट ध्यान में हो तो हम लोगों ने खुली श्रृंखला के यौगिक में चर्चा की थी एलिफेटिक यौगिकों की, अर्थात संतृप्त यौगिक जो खुली श्रृंखला के रूप में हो उनको हम लोगों ने एलिफेटिक यौगिक कहा था। तो ये जो वर्ड है एलिसाइक्लिक, एक्चुअली आप इसे अगर देखें तो ये एलिफेटिक प्लस साइक्लिक इन दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। अर्थात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एलिफेटिक और साइक्लिक वर्ड को एक साथ मिला के लिखा जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ से आपका डिफिनीशन क्लियर हो जाएगा कि जब वंश श्रृंखला के यौगिक हों और समचक्रीय हो और उनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो तो आप उसे एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। तो हम लोग डिफिनीशन में नोट कर सकते हैं कि वैसे समचक्रीय यौगिक जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो उसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब यदि हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं, आपको अभी कुछ यौगिक दिए जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल के रूप में साइक्लोप्रोपेन, सेकेंड एग्जाम्पल फिर से मैं साइक्लोब्यूटेन ले रहा हूँ, थर्ड एग्जाम्पल साइक्लोपेंटेन है, फोर्थ एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। और मान लीजिए हम लोगों को 4 कार्बन का बंध श्रृंखला एक दिया जा रहा है कुछ इस तरह से, या 3 कार्बन का ही हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ जितने भी आपके उदाहरण दिए जा रहे हैं, अगर इन यौगिकों में मैं सोचता हूँ तो क्या साइक्लोप्रोपेन के लिए आप देखें डिफिनीशन का पॉइंट लागू हो रहा है। आपने कहा है कि कार्बन कार्बन परमाणु जब बंध श्रृंखला निर्माण करते हैं तो उनमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन मेरा एलिसाइक्लिक है। इसी प्रकार साइक्लोब्यूटेन के लिए अगर हम देखें तो साइक्लोब्यूटेन भी एलिसाइक्लिक है। साइक्लोपेंटेन नेक्स्ट केस निश्चित रूपेण आप कह सकते हैं कि ये एलिसाइक्लिक है। साइक्लोहेक्सेन एलिसाइक्लिक होगा, तो ये एलिसाइक्लिक है।
लेकिन आपका लास्ट 2 एग्जाम्पल एलिसाइक्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये विषम चक्रीय यौगिक हैं। इन दोनों के लिए हम देखें तो ये विषम चक्रीय यौगिक होने के कारण आपके एलिसाइक्लिक के एग्जाम्पल्स नहीं हो सकते। अब सपोज करिए कहीं बंध श्रृंखला बना हुआ है और इसमें डबल बॉन्ड डाल दिया, इसके लिए आपका नाम होगा साइक्लोप्रोपीन, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये एलिसाइक्लिक हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं, ये भी एलिसाइक्लिक का केस नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये कॉमन एग्जाम्पल हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के। एलिसाइक्लिक यौगिकों को आप दूसरे शब्दों में पॉलीमर ऑफ मिथिलीन के नाम से भी जानते हैं। चूँकि मिथिलीन, जैसा कि आपको पता होगा कि CH2 जिसका 2 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो उसे हम मिथिलीन कहते हैं। तो जब वह 3 या 3 से अधिक बार जुड़ता हो तो आपका साइक्लिक अल्केन निर्मित होगा, मीनिंग एलिसाइक्लिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो इसके लिए हम लोग एक अगला पॉइंट लिख सकते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड को पॉली और पॉलीमर फॉर्म ऑफ, पॉलीमेरिक कर दीजिए यहाँ पर, पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ मिथाइलिन मीनिंग CH2 माना जाता है। और यदि हम लोग इनके जनरल नेम की बात करें तो इन्हें सिंपली आप साइक्लोअल्केन भी कह सकते हैं। तो अलग अलग रिंग साइज के अनुसार अगर आप देखें तो साइक्लिक अल्केन के 4 कैटेगरीज हैं, जिनको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। इसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूं आपको। साइक्लोअल्केन में कार्बन की संख्या और उनके लिए क्या टाइप बोला जाएगा। तो अगर हम देखें C3 से C4 एक पहला कैटेगरी बनाया गया है। दूसरा जो कैटेगरी है आपके लिए C5 C6 का, तीसरा कैटेगरी C7 से C12 के बीच, और चौथा जो कैटेगरी होता है उसमें 13 और मोर कार्बन हो सकते हैं। तो यदि साइक्लोअल्केन में आपके लिए 3 से 4 कार्बन हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा उसे स्मॉल रिंग कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटा रिंग पॉसिबल होगा 3 या 4 कार्बन में। और अगर हम लोग 5 या 6 कार्बन की स्थिति में सोचें तो इनको बोला जाता है कॉमन रिंग कंपाउंड, क्योंकि मोस्ट कॉमनली यौगिकों में आप देखेंगे तो 4 के बाद 5-6 कार्बन होते हैं। 7 से 12 कार्बन के लिए जो कैटेगरी दिया जाता है उन्हें मीडियम रिंग कंपाउंड कहते हैं। और यदि हम लोग 12 से अधिक कार्बन देखेंगे तो उसे लार्ज रिंग कंपाउंड कहते हैं। अब इन यौगिकों के अस्थायित्व की अगर हम बात करें तो इनके लिए अगर अलग अलग हम उदाहरण के लिए सोचें तो इनका अस्थायित्व भी अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पे यदि, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में लिखा है पॉलीमिथाइलिन का केस, तो सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूँ साइक्लोप्रोपेंस। अगर आप इसके लिए कंडेंस्ड फॉर्म सोचें तो आप देख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH2 होगा। और ऑब्जेक्टिव पॉइंट के रूप में आप बॉन्डिंग चैप्टर में जैसा कि पढ़े हैं, अगर इसमें से किसी कार्बन का हमको प्रसंकरण पूछा जाए तो ये sp3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड का स्थिति आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग रूपों में सोचते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेंड लिखता हूँ रिंग स्ट्रेन का, तो साइक्लोप्रोपेन से कम रिंग स्ट्रेन माना जाएगा साइक्लोब्यूटेन में, इससे भी कम माना जाएगा साइक्लोपेंटेन में, और इससे भी कम माना जाएगा साइक्लोहेक्सेन में। यहाँ इस क्रम को देखने के बाद आपके मन में 2 प्रश्न उठना स्वाभाविक है। पहला प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि ये रिंग स्ट्रेन क्या होता है,
और दूसरा प्रश्न आ रहा होगा कि आखिरकार साइक्लोप्रोपेन के लिए हमने इसको सर्वाधिक लिया है और साइक्लोहेक्सेन के लिए न्यूनतम लिया है। तो अगर हम बात करें इन जनरल साइक्लोअल्केन के रिंग स्ट्रेन की, तो इसके लिए एक कॉमन ट्रिक आप बना सकते हैं कि रिंग स्ट्रेन जो होता है वो रिंग साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे साइक्लोअल्केन में यदि आप सोच रहे हैं तो रिंग स्ट्रेन व्युत्क्रमानुपाती लिया जाता है रिंग साइज के। तो अब आप देख सकते हो कि साइक्लोप्रोपेन में न्यूनतम रिंग साइज है 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, इसमें 5 कार्बन और इसमें 6 कार्बन। साथ ही हमें अगर एक बेसिक चीज़ की बात करूं तो इन चारों रिंग के लिए जो आप रिंग स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, तो उसको हम आगे बता रहे हैं, पहले आप इसे नोट कर लें। करते हैं रिंग स्ट्रेन की, तो जैसा कि हमने अभी पीछे एक क्रम लिखा है, तो यहीं से आपके मन में ये प्रश्न उठा कि ये रिंग स्ट्रेन होता क्या है। इसके लिए आपको एक बेसिक पॉइंट जो पीछे हम लोगों ने अभी sp3 परसंकरण को दर्शाया था, यहाँ से समझना होगा कि अगर हम मीथेन के लिए एक उदाहरण के तौर पे रखें तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 यहाँ पे 4 सिग्मा है, तो इस कार्बन का परसंकरण sp3 होगा। और sp3 के लिए जो बॉन्ड एंगल थीटा होता है ये नॉर्मल वैल्यू है 109 डिग्री 28 मिनट, या आप इसे अप्रॉक्सीमेट 109.5 डिग्री ले सकते हैं। मतलब 109.5 डिग्री एक एवरेज एंगल होता है sp3 परसंकरित कार्बन का। लेकिन जब वह बंद श्रृंखला बनाता है तो इन परिस्थितियों में क्या होता है कि उस कार्बन का परसंकरण तो sp3 ही है, लेकिन अलग अलग रिंग में अगर हम लोग यहाँ काउंट करें तो इसका एंगल अलग अलग आएगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए साइक्लोप्रोपेन जैसा कि ट्रायंगल बन रहा है, तो आप लोग मैथमेटिकली जानते ही हैं कि ट्रायंगल में सारे एंगल को जोड़ के 180 होता है। तो मीनिंग हम लोग अगर यहाँ पे बॉन्ड एंगल लें तो निश्चित रूपेण आप कहोगे कि ये 60 डिग्री आएगा। साइक्लोब्यूटेन के लिए अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ साइक्लोपेंटेन के केस में बॉन्ड एंगल बताइए तो आपको कितना आएगा वैल्यू। इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि आपको एक जनरल फॉर्म सिखा दिया जाए। आप जब कभी बॉन्ड एंगल फॉर साइक्लोअल्केन कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए एक कॉमन फॉर्म आप ध्यान रखें, दिस इज 180 डिग्री इंटू n-2 बाई n। तो आपके मन में फिर एक नया सवाल आया कि यहाँ पे मैं n क्या ले रहा हूँ। तो यहाँ पे n जो होता है ये भुजाओं की संख्या होती है, नंबर ऑफ साइड आर्म। अब देखिए अगर मैं साइक्लोप्रोपेन के लिए 60 लिखा हूँ तो कैसे लिखा हूँ। अगर आया जाए एग्जाम्पल के तौर पे साइक्लोप्रोपेन का केस है तो आपका n का वैल्यू 3 हो गया क्योंकि यहाँ भुजाओं की संख्या 3 है। अब आप n का वैल्यू 3 रख के चेक कर लें तो 180 इंटू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से 3 माइनस 2 करेंगे 1 आएगा, मीनिंग 180 बाई 3 दिस इज 60 डिग्री। इसको डिग्री में रख सकते हैं आप। अब यदि हम लोग साइक्लोपेंटेन के लिए वैल्यू देख रहे थे तो साइक्लोपेंटेन के लिए आपका n का वैल्यू 5 था, तो अब आप उसे पुट कर दें 180 डिग्री इंटू 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 180 इंटू कितना हो जाएगा 3 बाई 5, तो दिस इज 540 डिवाइडेड बाई 5। अब आप देखिए ये 100 और फिर 8 मीनिंग 108 डिग्री हो जाएगा। तो आपके साइक्लोपेंटेन के लिए 108 डिग्री। अब आप यहाँ से कंपेयर करें तो आप देख सकते हो ये जो 108 डिग्री है ये कहीं न कहीं नियर अबाउट सेम जा रहा है, लगभग बराबर आप कह सकते हैं
हालांकि 1.5 डिग्री का फर्क है, लेकिन ये क्लोज मामला है, इसलिए यहाँ पर एंगल स्ट्रेन क्या हुआ होगा, रिंग स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन कहना ज़्यादा बेहतर है, रिंग स्ट्रेन यहाँ पर घटा होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसी प्रकार साइक्लोहेक्सेन की, तो साइक्लोहेक्सेन में नंबर ऑफ आर्म 6 है, तो n का वैल्यू 6 लिया मैंने, 180 इंटू 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6, 180 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, तो आपका हो जाएगा ये 720 बाई 6, सो दिस इज 120 डिग्री। तो आप देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन में ये एंगल होगा 120 डिग्री। यहाँ से लौटते हैं पिछले पॉइंट पे। अगर आपसे पूछ रहा है रिंग स्ट्रेन क्या है, तो सिंपली कहना है कि किसी भी साइक्लिक अल्केन में 109.5 डिग्री एंगल से भिन्न मान या भिन्न बॉन्ड एंगल के कारण अणु में जो अस्थायी गुण उपस्थित होता है उसे रिंग स्ट्रेन कहते हैं। तो सिंपली अगर हम यहाँ से ओवरऑल अभी के पॉइंट को सम अप करें तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं कि बात अगर रिंग स्ट्रेन की होगी तो हमें ध्यान रखना है साइक्लोप्रोपेन से कम रिंग स्ट्रेन होगा साइक्लोब्यूटेन में, इससे कम होगा साइक्लोपेंटेन में, इससे भी कम होगा साइक्लोहेक्सेन में। और यदि जिसी टाइम आप देख सकते हैं स्ट्रेन घटते क्रम में आपने लिया है, तो अगर आपसे स्टेबिलिटी पूछा जा रहा है कि स्टेबिलिटी क्रम क्या होगा यहाँ पर, तो आपका स्टेबिलिटी क्रम बढ़ते क्रम में माना जाएगा। मीनिंग साइक्लोप्रोपेन से ज़्यादा स्टेबल आप साइक्लोब्यूटेन, उससे ज़्यादा स्टेबल आप साइक्लोपेंटेन, और सबसे ज़्यादा स्टेबल आप मानेंगे साइक्लोहेक्सेन को। तो ये था एलिक साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप ध्यान में रखें, ये अक्सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम देता है, इसे नोट कर लें। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के बेसिक डिफिनीशन और उसके आधार पर एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको मॉडर्न थ्योरी जो हकल्स रूल पे बेस्ड होता है वो भी सिखाऊंगा। तो आइए आज हम लोग पहले लिखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिन्हें हिंदी में आप एरोमेटिक यौगिक के नाम से जानते हैं। अब यदि इसके बेसिक डिफिनीशन की अगर हम लोग बात करें तो एरोमेटिक वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड एरोमा से लिया गया है, इसलिए हम लोग इसे ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं कि एरोमेटिक शब्द ग्रीक शब्द एरोमा से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ स्वीट स्मेल, अर्थात हिंदी में आप कहेंगे मीठा गंध होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सिंपली कुछ इस तरह से एरोमेटिक यौगिकों को डिफाइन आप कर सकते हैं कि बेंजीन या उनके व्युत्पन्न यौगिक जिनमें एकांतर क्रम में अल्टरनेट आप उसे कहते हैं, अल्टरनेट क्रम में सिंगल डबल बॉन्ड हो और उनमें एक खास तरह का मीठा गंध हो, उसे एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। हालांकि ये कंसेप्ट आगे चल के गलत हो जाएगा, लेकिन अभी चूंकि हम लोग बेसिक में हैं तो पहले इसी को लिखते हैं। लिखा जाए मौलिक सिद्धांत के अनुसार वैसे बंध श्रृंखला के यौगिक
जिनमें एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड तथा डबल बॉन्ड उपस्थित हो, जो बेंजीन तथा उनके व्युत्पन्न यौगिक हों, उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये मैंने बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अभी डेफिनेशन लिखा है। अब उदाहरण के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल तो आप शुरू करेंगे कहीं ना कहीं बेंजीन से, जिनके लिए अलग अलग रूप हो सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं बेंजीन के लिए, मैं आपको अभी 3 इम्पॉर्टेंट फॉर्म सिखाना चाहूँगा। इनमें से आप कोई भी ध्यान में रखिए जो आपको काम देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये कंपाउंड मैं बेंजीन ले रहा हूँ पहले उदाहरण के तौर पे, तो आप डिफिनीशन में देख सकते हैं सिंगल तथा डबल बॉन्ड होना चाहिए और बंध श्रृंखला है। तो मान लो यहाँ मैंने डबल बॉन्ड दिया, तो आगे फिर सिंगल होगा, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। अब इसी कंपाउंड के लिए अगर मैं दूसरा फॉर्म बनाता तो आप देख सकते हैं 6 कार्बन का बंध श्रृंखला है। आप यहाँ डबल बॉन्ड दिए तो अगला सिंगल है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ डबल हो तो फिर आगे सिंगल, फिर नेक्स्ट डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। अब इनके अन्य भी अनुनादी संरचनाएं होती हैं, तो हम लोग उसे और आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपके लिए जो तीसरा फॉर्म है, देखिए ये होता है कि आप बेंजीन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो सर्किल हम लोगों ने डॉटेड लाइन से डाला है इसके अंदर आप पाई जरूर लिखा करें या माइनस चार्ज दिया करें। तो ये तीसरा संरचना बेंजीन का हुआ। अब चूंकि उपयोग के दृष्टिकोण से इसे और सुगम बनाना था, तो उसी के बदले आप देख सकते हो अक्सर बुक्स में या हम लोग भी लिखते समय यहाँ पे रिंग डाल देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल के रूप में बेंजीन रिंग के साथ किसी भी 6 में से कोई भी स्थान आपको दे देगा, और सपोज करिए हेलोजन को कनेक्ट कर दिया, तो ये एराइल हैलाइड के नाम से जाना जाता है, या इसे आप IUPAC नेमिंग में हेलो बेंजीन के नाम से जानते हैं। अब यदि हम इस हेलोजन को चेंज कर देते हैं, यहाँ जो हेलोजन है आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, फूल कलियाँ बाहर आई। तो अगर मैं इनको बदल दूं तो फिर इनके सदस्य हो जाएंगे आपके लिए बेंजीन रिंग के साथ। सपोज करिए फ्लोरीन कनेक्टेड है, तो ये फ्लोरोबेंजीन लिखा जाएगा। अब यदि क्लोरीन कनेक्टेड है तो इसे आप क्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं। नाम कभी भी लिखें, चाहे IUPAC नाम हो या कॉमन नेम हो, तो मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स से भी हमेशा ये बात करना पसंद करता हूँ कि आप नेम हमेशा इंग्लिश में लिखा करें, उसमें गलती की संभावना कम होती है। तो सेकेंड में आपका क्लोरोबेंजीन, थर्ड में अगर इसी में ब्रोमीन कनेक्टेड हो तो ब्रोमोबेंजीन होगा, और यदि आयोडीन का परमाणु जुड़ा हो तो उसे आप आइडोबेंजीन के नाम से जानते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर आयोडीन कनेक्ट कर दिया तो ये आइडोबेंजीन। और यदि हम फिर से दोहराएं तो आपको पीछे याद होगा हमारे इस रिंग का मतलब है कि यहाँ सिंगल डबल अल्टरनेट फॉर्म में है। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल के तौर पे रखते हैं 6 कार्बन के बंध श्रृंखला में एकांतर क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड हो, और यदि यहाँ पर OH कनेक्टेड है तो ये यौगिक फेनॉल होता है। यदि हम चौथे उदाहरण में बेंजीन रिंग के साथ CH3 मीनिंग मिथाइल को कनेक्ट कर दें तो ये टॉल्यून होता है।
अगर पांचवें उदाहरण के तौर पे मैं बेंजीन रिंग के साथ 2 मिथाइल को कनेक्ट कर दूं, तो ये जाइलिन का स्ट्रक्चर होता है। पुनः अगले एग्जाम्पल में, पीछे के वीडियो लेक्चर्स में भी हम लोग देखे थे, आपके ध्यान में होगा, मैं अगर 3 CH3 को कुछ इस तरह से कनेक्ट करता हूँ, मतलब 3 मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका मेसिटाइलिन। अब यदि इस 7वें उदाहरण के रूप में बेंजीन रिंग के साथ अल्डिहाइड का मूलक जुड़ा है, तो ये बेंजल्डिहाइड होगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में आप रख लें, बेंजीन रिंग के साथ OH भी है और अल्डिहाइड भी है, तो फिर ये साधारण नाम में सैलिसाइलडिहाइड के नाम से जाना जाता है। 9वें एग्जाम्पल के रूप में मैंने एसिड को कनेक्ट कर दिया बेंजीन रिंग के साथ, तो यहाँ पे COOH को मैं जोड़ देता हूँ, तो ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसके आगे के पॉइंट्स के लिए हम लोग फिर आगे के वीडियोस देखेंगे। थैंक यू।